एक सबसे बड़ा रीज़न बताइए कि क्यों लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दो चीज़ें होती है, ना उन्हें खुद पर यकीन होता है और ना ही उन्हें खुद के बनाने वाले पे यकीन होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक शिकवा लेकर हमारे सामने आते हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, मेरे बच्चे में कुछ टैलेंट नहीं है। दैट टाइम दिस इज द आंसर टू ऑल द पेरेंट्स दैट इफ यू थिंक दैट योर चाइल्ड कैन डू नथिंग, then it means that your parenting has done nothing. In our society, there is one major mistake which parents are doing. They are just sending their children to the school and they are dependent on the sir. They are dependent on the टीचर्स पे डिपेंडेंट है। वो अपने आप को खुद अपने बच्चों से दूर कर रहे हैं। छोटे बच्चों की हरकतों से माँ बाप की सोच पता चलती है घर में। सही बात। ऑब्जर्विंग स्किल होती है। दिस इज द क्या तरबियत दी जा रही है। एब्सोल्युटली। तो सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे अलग अलग ऐसे रील्स आते हैं। यू हैव टू फाइंड वन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हुम यू कैन शेयर योर ईच एंड एवरी फीलिंग एंड इमोशन। ये सारी चीजें जो कि एक कचरा है। द रियल एंड वन एंड ओनली फ्रेंड ऑफ योर्स इज योर क्रिएटर। मोटिवेशन एक पटाखे की तरह होता है, एक बार चिंगारी लगा दी और बॉम्ब फट गया, बस उसके बाद सिर्फ धुआं और कुछ नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक रॉकेट की तरह होता है जिसको बनाने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है और एक दफा जो उड़ान भर ले कोई रोक नहीं सकता। फिर कई लोग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल हो गई है, वो एक प्रोफेशन में इतने साल बीत चुके हैं उन्होंने गुजार चुके हैं जिंदगी, बट इतने साल बीतने के बाद वो लोग सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा था बट मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं ये काम जबरदस्ती मजबूरी में कर रहा था। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको जो पसंद है वो करो या जो कर रहे हो उसे पसंद करो। इंसान अपनी उम्र से नहीं बड़ा होता, अपनी सोच से बड़ा होता है। कोई भी इंसान बेफिजूल अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नहीं भेजा है। ईच एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट टैलेंट एंड दे शुड रिकॉग्नाइज इट। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप किसी जर्नी में चलो और आपको रास्ते में पत्थर ना मिले, कंकड़ ना मिले। डिफिकल्टीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट फेसिंग देम इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एचआरएस शो। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक माँ एक बच्चे को एक लीडर बना सकती है। हाउ अ चाइल्ड कैन बी मेड इनटू अ ग्रेट लीडर, हाउ अ 7-year-old चाइल्ड बिकम्स अ पब्लिक स्पीकर, हाउ अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग thousands of students, and this will show us how age is just a number. So let me introduce to you Mohammad Anas. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It is an honor for me that you have chose me as a guest at your podcast, My the pleasure. HRS show, My pleasure. to share my views, my thoughts in front of all the audience which watches the HRS show, mashallah. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much. Mr. Mohammad Anas, public speaker, motivational speaker, confidence building trainer. So you have so many caps on your head now that you're being involved, and you have trained more than 1,000 students as well, right? Anas, tell us about your journey, how you started and how all of this started, at what age these things started, and about your family. A little bit, a brief about yourself. पहले तो मेरा नाम मोहम्मद अनस है जी। और if I talk about my family, then I have alhamdulillah my dad, my mom and my brother. He is elder. मेरे बड़े भाई, मेरे अम्मी अब्बू एंड हम चारों हमारे लाइफ में, हमारे घर में, मेरे अब्बू एक टैगलाइन हमें रखते हैं कि वी आर ओनली 4। हम चार एक ऐसे पिलर्स है एक दूसरे के लिए, भले ही हम अलग अलग फील्ड्स में हैं। मेरे अब्बू टूरिस्ट एंड ड्राइविंग के प्रोफेशन में है और वहाँ पर ड्राइविंग में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज़ और महारत रखते हैं। मेरे बड़े भाई जिम ट्रेनर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पुणे सिटी से जो है बिलोंग करते हैं, जो कि एक एजुकेशनल सिटी से भी इंडिया में रिनाउंड है। तो मेरे अम्मी, जो कि सबसे बड़ा मेजर रोल मेरी लाइफ में भी रहा है, हमारे घर में भी रहा है। मेरे अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है और मेरे अम्मी की जो है हम एक एकेडमी रन करते हैं, अंजुमन राबिया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कुरान एकेडमी, जहाँ पर स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कुरान क्लासेस मखरज एंड तजवीद के साथ चलते हैं। ऑल अक्रॉस द ग्लोब से जो है इंटरनेशनल भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टीचर्स भी है हमारे अम्मी के। कभी कभी मर्तबा मैं भी जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जो अगर छोटे बच्चे होंगे, बॉयज़ होंगे, उनको कुरान शरीफ को अच्छी तरह से मखरज तरीके से पढ़ने की जो एक तरीका होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाता हूँ। तो लाइफ में सबसे बड़ा पुश कब महसूस हुआ? वो बड़ा इंसिडेंट क्या था, या व्हाट वाज दैट बिग इंस्पिरेशन व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग? मोटिवेशन में या पब्लिक स्पीकिंग में आने की जो चीज़ें हुई, वो क्या एज से या क्या क्लास से शुरू हुई, एंड व्हाट वाज द इंसिडेंट?
Absolutely. The major thing in a person's journey is self-realization. Self-realization जब हो जाता है इंसान को किसी भी at the moment of age, stage उसके लाइफ में, तब फिर वहाँ से उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा लम्हा आता है कि पूरी तरह से 360 डिग्री के एंगल पे उसकी लाइफ घूम जाती है जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देन मेरे इस पैशन को, मेरे इस स्किल को आइडेंटिफाई करने में मेरे पेरेंट्स का, मेरे अम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो फ्लुएंसी है, बात करने का जो एक तर्ज होता है, एक लहजा होता है, तो व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, तो बहुत पहले से ही मैं मस्जिदों में बयान दिया करता था. क्योंकि मैंने जो सबसे पहले स्पीकर को अगर मैंने सुना अपनी लाइफ में, मौलाना तारिक जमील के बयानात को मैंने सुना. मुझे पता नहीं था कि मैं अपने अल्फाज से, अपनी ज़बान से क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी बातें सुनता था. अम्मी के कहने के ऊपर मैंने वो बयान याद करना शुरू किया और लोगों के सामने बस एज इट इज़ उनकी कॉपी करता था मैं. अच्छा, मिमिक करना जी, स्टार्ट जी, किया आपने. बिल्कुल. ओके. एग्जैक्ट उनके अंदाज में, उनके लहजे में लोग मुझे अपने यहाँ पे छोटा मौलाना तारिक जमील भी बुलाया करते थे. ओके. तो उस वक्त से मैंने वहाँ पर टॉक्स देना शुरू किया. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्कूल, देन सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड की भी जब एज में था मैं, मतलब 8 to 9 ईयर्स ओल्ड जब मैं था, उससे भी कम एज में, तब बहुत सारे ऐसे एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे. तो उसमें फ़र्स्ट नेम अल्हम्दुलिल्लाह अनस का होता था. तो टीचर्स ने मेरे अम्मी को भी कहा कि अनस हैज़ पोटेंशियल इन स्पीकिंग. क्योंकि मैंने जब सेकेंड स्टैंडर्ड की एज में जब मैं था, दैट टाइम एक ऐसा टाइम था कि सेकेंड स्टैंडर्ड की उम्र का एक बच्चा छोटा स्कूल के बड़े से बड़े एनुअल गैदरिंग को होस्ट कर रहा है, एंकरिंग कर रहा है. यानी कि जो गेस्ट आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उनको बुलाना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताना. एट द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंड मैंने वो करना जो है शुरू किया. तो उस छोटी एज से जो है मेरे अंदर वो स्किल थी, लेकिन मुझे पता नहीं था. अच्छा, तो उस वक्त में डर नहीं लगता था कि इतने सारे लोग हैं या स्टेज पे जाना है और स्कूल के क्लास के बाकी के दोस्त हैं वो भी डरा देंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को डर की तरफ ले जाती हैं जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि यू आर बीइंग पुश टू फेस द स्टेज और फेस द ऑडियंसेस. तो कुछ ऐसा हुआ था? डराने वाले लोग थे या डर लग रहा था उस वक्त में? ये सवाल मुझसे किया गया था एक मदरसे में जब मैंने बयान दिया. तो वहाँ के ज़िम्मेदारान ने मुझसे एक सवाल किया कि बेटा डर नहीं लगता? बेटा इतने सारे बच्चे बैठे हैं, वाइट कपड़े पहनकर इतनी सारी तादाद में आप बयान दे रहे हो, बिल्कुल आपके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, डर नहीं लग रहा? तो पता नहीं उस वक्त बचपना था मेरे अंदर, मैंने अपने ज़बान से कहा कि मुझे ये सब पत्थर नज़र आ रहे. मुझे नहीं पता, मुझे लगा ही नहीं कि इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे सामने. एंड दैट इज़ द मेन थिंग विच आई truly heartily I thankful to Allah. I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that he has blessed me with this skill कि मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बात कर सकूं, कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने अपने पॉइंट्स को रख सकूं. सो दैट इज़ द मेन थिंग कि डर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं लगा. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, देखिए, अब जहाँ भी पब्लिक स्पीकिंग और ऐसी चीज़ें होती है तो एक ट्रेनिंग का ख्याल आ जाता है ना? तो अब आप कौन सी एज से, कौन सी क्लास में थे आप जब आपने कोई ट्रेनिंग या कोई एक इंस्टीट्यूट से चीज़ें सीखी होंगी? उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई होगी, तो इम्प्लीमेंटेशन में तो लगता है ना कि अब मुझे ऑनलाइन जाना है या ट्रेनिंग के लिए जाना है. तो व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट? एब्सोल्युटली. पब्लिक स्पीकिंग में जब मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ तब भी इस टॉपिक को मैं रखता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पब्लिक स्पीकिंग. जो बंदा जितना पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को स्टेज का आदी बनाएगा, हैबिचुअल बनाएगा, उतना उसका डर ख़त्म होता चला जाएगा. मैंने अपनी इस स्किल को अपने अम्मी के थ्रू आइडेंटिफाई किया. लॉकडाउन के टाइम पर ऐसे ही मोबाइल में रील्स, शॉर्ट्स वगैरह में वीडियोस देखा करता था. लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी कि लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग क्रिएटर्स अपने अपने वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं और अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं. वो बस देखने के लिए मुझे ठीक लगता था. और जो मेरी स्किल थी मैं उससे बेखबर था, लेकिन मेरे अम्मी बाखबर थे. तो मेरे अम्मी ने मुझे लॉकडाउन के टाइम पे मोटिवेट किया. मेरे अम्मी ने एक दफ़ा एक रात बैठकर, रमज़ान का वक्त था उस वक्त मुझे याद है, तो रमज़ान के वक्त अक्सर होता है कि तहज्जुद से ले तरावी से लेके तहज्जुद तक जो है मुसलमान हम ज़्यादातर सोते नहीं है. कोई तिलावत में लगा रहता है, कोई इबादत में रहता है, और वो भी लॉकडाउन का समय, पूरे घर वाले एक साथ अपने घर में. तो वो घड़ी ऐसी थी कि जब अम्मी ने मोटिवेट किया कि बेटा अगर आप मोबाइल में देख रहे हो, इसका इस्तेमाल करो. आप बोल रहे हो इतना अच्छा, तो उसको आप लोगों के सामने अपनी स्किल को शोकेस करो, सिखाओ लोगों को, बताओ लोगों को, मोटिवेशनल वाली बातें करो. तो ऐसे कई मरतबा अम्मी ने मोटिवेट किया. एंड देन आफ्टर अम्मी के बोलने पर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया. एंड अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम मोहम्मद अनस है, लेकिन उस वक्त मैंने नाम रखा था अनस के वीडियोज़. अच्छा.
जी, मैं समझता था कि किसके वीडियोस आप देख रहे हैं, अनस के वीडियोस देख रहे हैं, इसलिए ये नाम मैंने रखा था उस वक्त। तो अनस के वीडियोस के नाम से मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना शुरू किया। और वो एक टाइम ऐसा था कि जब पब्लिक स्पीकिंग में प्रैक्टिस की जो ज़रूरत होती है, तो मुझे मेरी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस वीडियो मेकिंग से सबसे ज़्यादा मिली। अच्छा, तो ये सारा जो है ना मोटिवेशन बोलिए या जो गाइडेंस है, ये अम्मी जान का रहा आपके, बेशक। जो वालिदा मोटिवेटेड यू। तो ये ट्रेनिंग सेशंस जितने भी अब तक आपने लिए हैं, इतने लोगों से मिलते रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सबसे बड़ा रीज़न बताइए कि क्यों लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो एक बड़ी बात अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट पीपल लैक कॉन्फिडेंस? सबसे बड़ा मेन रीज़न, मतलब ऐसे तो बहुत रीज़न्स होते हैं एक्चुअली, जी, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मेजर वन, इसमें से लोगों को लगता है कि नहीं हो वी गया। डोंट हैव कॉन्फिडेंस। वो इसलिए होता है, वो दो चीज़ों की वजह से होता है। मेनली दे डोंट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इन देमसेल्व्स, अच्छा, जी, एंड सेकंड दे डोंट हैव द ट्रस्ट इन देयर क्रिएटर। दो चीज़ें होती है, जी, ना तो उन्हें खुद पर भरोसा होता है, ना उन्हें खुद पर यकीन होता है, और ना ही उन्हें खुद के बनाने वाले पे यकीन होता है। बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारा नीयत, इंटेंशन अगर साफ होता है, देखो कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, ये सभी लोग कहते हैं, बट देयर इज़ सम वे टू रीच कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तक पहुंचने के लिए भी किसी रीज़न की, किसी एक वे रास्ते की ज़रूरत है, जी। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? अपने कॉन्फिडेंस के, हर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बट एक सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि हमें ज़िंदगी ने खुददार बना दिया, वक्त के साथ हमें अकल आ गई, वरना हम भी पहले शर्माते थे, हम भी पहले किसी के सामने आना पसंद नहीं करते थे। तो वो सारी बातें अलग है, वो सारी बातें कॉमन लोगों में हो गई। लेकिन अगर हम एक बात समझ लें, दैट वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर यूनिक, we all have different capabilities which are totally different from others and which is special too. तो उस कैपेबिलिटी को जब इंसान एक मर्तबा आइडेंटिफाई कर ले, पैशन को फाइंड आउट कर ले, फिर कॉन्फिडेंस उसके अंदर कूट कूट कर आ जाता है फिर। बहुत बेहतरीन आंसर था ये तो। और इफ़ आई आस्क यू कि स्टूडेंट्स ऐसे कौन से हैबिट्स को डेवलप करने चाहिए जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, जो उनके मोराल को हाई करता है और जो उनको कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाता है, तो कैन यू मेंशन फ्यू सेट ऑफ हैबिट्स that are needed to be practiced by all students which can make them successful in their lives? इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ के अलग अलग कोनों में हमें ज़रूरत पड़ती है, बट अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ, देन द ओनली वे यू कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग इज़ दैट आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आपको आपके स्कूल में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको आपके कॉलेज में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इवन इफ़ यू आर डूइंग जॉब, देन यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, यू हैव टू प्रेजेंट अ काइंड ऑफ मीटिंग इन फ्रंट ऑफ अदर क्लाइंट्स। तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम डर के मारे अपने आप को पैर अपने पीछे खींच लेते हैं, और उस डर के ऊपर अगर चार लोगों ने कुछ नेगेटिव थॉट्स डाल दिए, तो फिर वो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो जाता है, फिर तो इंसान हार ही मान लेता है। तो अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना है आपको। एंड स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप देखोगे कि बचपन से, अगर मैं बात करूँ, छोटेपन से आप एक बच्चे को देखो, उसके मन में कई सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। क्लास में जब टीचर पढ़ाती है, टीचर पूछते भी हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ रेज योर हैंड एंड आस्क मी। बच्चा नहीं पूछता है वो सवाल, बच्चा अपने दिमाग में रखता है उस सवाल को। अगर हम बच्चे को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर किसे पूछता है? बच्चे को पहले पूछता है डॉक्टर फ्री होते हुए कि बेटा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है तुम्हें, कुछ बीमारी है, बताओ हमें। लेकिन वहाँ पर फिर पेरेंट्स जो है बच्चे को फोर्स करते हैं, बच्चा नहीं बोल पाता उनके सामने। ये छोटी एज से शुरू होता है, लेकिन कब हमारी लाइफ के बड़े पैमाने तक वो डर हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो क्या ये बोल रहे हैं आपके ओवर थिंकिंग और जो जजमेंट का फियर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कि इनको क्या लगेगा, या वो क्या सोचेंगे, तो क्या हम ओवर थिंकिंग और फियर ऑफ जजमेंट बाय अदर्स, इज़ दैट समथिंग विच इज़ डोमिनेटिंग, कि जो हमारे ऊपर असर कर जाता है कि हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, या स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो ग्रेजुएट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे कि मैं हमेशा अपने दिमाग में इस लाइन को रखता हूँ, लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, बस तुम पीछे मत हटना। जी, क्योंकि हम किसी की ज़बान पकड़ नहीं सकते, हम किसी के बोल को रोक नहीं सकते,
तो होता है, ये जजमेंटल फियर भी होता है छोटे बच्चों के अंदर, वो उनके एटमॉस्फेयर में होना शुरू हो जाता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर रोल पेरेंट्स का होता है अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट फील करवाने में, अपने बच्चे को एक दिलासा दिलाने में, एक भरोसा दिलाने में कि मेरा बेटा खास है। आप देखते होंगे पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी मतलब मैं मिस्टेक अगर मैं बताऊँ, दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर चिल्ड्रन विथ अदर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम। उनके ही सामने वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दूसरे बच्चों की तारीफ मत करो, दूसरे बच्चे अगर अप्रिशिएटिव काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ मत करो, करो। वो अगर वाकई काबिल तारीफ काम कर रहे हैं दूसरों के बच्चे, तो ज़रूरी है उनकी भी हौसला अफजाई होना ज़रूरी है, बट इट डजेंट मीन दैट योर चाइल्ड इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कई मरतबा ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक शिकवा लेकर हमारे सामने आते हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, मेरे बच्चे में कुछ टैलेंट नहीं है, मेरा बच्चा कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाता, हमेशा अकेला रहता है। दैट टाइम दिस इज़ द आंसर टू ऑल द पेरेंट्स वुड बी माइन, that if you think that your child can do nothing, then it means that your parenting has done nothing. आपके बच्चों में सलाहियत है, निखारने वाले कौन है? माँ बाप। जाहिर सी बात है, जाहिर सी एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ मैं, जी। 12th स्टैंडर्ड की एज में हूँ, 17 साल की मेरी उम्र है, लेकिन एक ऐसा वे, एक ऐसा विजन, एक ऐसा मोटिवेशन किसकी तरफ से मिला, एक ऐसा सपोर्ट किसकी तरफ से मिला? पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिला। और पेरेंट्स की तरफ से वो सपोर्ट किस वजह से मुझे मिला? अपने पैशन के ज़रिए। अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया एंड देन पेरेंट्स ने जब सपोर्ट किया, तो मेजर रोल पेरेंट्स का होता है। फिर लोगों की बातें, लोगों की नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस क्या होता है? मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे वालिदैन मेरे साथ है, मेरे कंधे पर मेरे अब्बू का हाथ है और मेरे सर पर मेरी माँ की दुआ है। इसके आगे फिर बच्चे को और कोई भी चीज़ नहीं डराती, उसे बस कॉन्फिडेंस होता है अपने आप के ऊपर, क्योंकि जिससे वालिदैन राज़ी उससे अल्लाह राज़ी। बिल्कुल, बहुत अल्लाह का जिसके साथ सपोर्ट है, तो कोई भी बंदा आकर एक बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारा। सही बात, बहुत अमेजिंग अमेजिंग। अनस, आपके बहुत सारे वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे हर रोज़ जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके वीडियोस से लोगों की ज़िंदगी में, स्पेशली स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? इफ़ आई टॉक अबाउट एनी इंसिडेंट, तो मेरे अम्मी को खासकर जो है कई सारे पेरेंट्स कॉल करते हैं, कई सारे पेरेंट्स घर पर भी आते हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। उनकी एज ऐसी होती है जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे। Correct. ओके। बिल्कुल तोतली ज़ुबान से वो लोग जो है बोलते हैं। तो वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने हमारे बच्चे को एक दफ़ा मोहम्मद अनस के बारे में बताया, वीडियोस दिखाई, लेकिन अगले बार से वो जो है ख़ुद मोहम्मद अनस की फिर वीडियोस जो है शौक़ से देखने लगे। डेली जो है मोहम्मद अनस की जो वीडियोस होते हैं उसमें से वो कुछ सीखने लगे, एंड फिर वो पेरेंट्स कहते हैं कि वो मोहम्मद अनस की तरह बोलना भी शुरू किया उन्होंने। हम भी जो है वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं छोटे मोटे बच्चों के घर में। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस से मैं समझता हूँ कुछ ऐसा एक मोमेंट लाइफ में आया मेरे, जब मैंने शुरू किया था, तो मैं जब किसी दूसरे को देखकर कॉपी करके कंटेंट बनाता था, दूसरे को कॉपी करके बोलता था, उसी तरह आज दूसरे बच्चे मेरी उम्र से जब छोटे हैं, वो मुझे देखकर अब कॉपी करके कंटेंट बनाते हैं, मुझे देखकर बात करते हैं, एंड दिस इज़ द रियल मोटिवेशन फॉर मी। बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछूं, आई वांट टू आस्क दिस, कि जो आपकी एक नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ है, जहाँ पे दोस्त होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, है ना, स्कूलमेट्स होते हैं, तो आपके पब्लिक स्पीकिंग के बाद और अब जबकि आप खुद एक ट्रेनर बन चुके हो, तो अब इन रिलेशंस में या फिर इस लाइफ में क्या सबसे बड़ा चेंज महसूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट माई नेटिव बैकग्राउंड, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं छोटे से बिल्कुल जहाँ जिस एरिया में, मैं पुणे सिटी में कोंडवा शहर में मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं छोटा, मतलब अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन बिल्कुल बचपन जब आप और छोटे थे। जी बिल्कुल, इससे भी जब छोटा था मैं, तब मेरी पूरी अपब्रिंगिंग जिस एरिया में हुई है, 16 से 17 साल में जिस एरिया में बड़ा हुआ हूँ, इफ़ यू कम टू दैट एरिया और अगर आप देखेंगे आसपास के माहौल को, आसपास के लोगों को और बच्चों को, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं आपको यकीन नहीं होगा कि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मेरे वीडियोस वायरल गए, मेरे वीडियोस लोगों ने देखा, और जो मेरे एरिया के लोग हैं, जो मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वीडियो में एक लड़का है मोहम्मद अनस, जब वो मुझे सामने देखते हैं तो मुझे पूछते हैं, अच्छा माशाल्लाह, आप यहाँ कैसे? मैं कहता हूँ मैं यहीं से हूँ, कोंडवा से ही हूँ। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आप, मतलब इस एरिया में आप ऐसे, यानी कि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जहाँ पर
मुस्लिम आबादी तो बहुत ज़्यादा है, Challenges बहुत हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। इफ़ आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी उम्र खेलने कूदने की है, मेरी उम्र एन्जॉयमेंट करने के लिए, जिसके लिए ऑफ कोर्स दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर मुझे फेवरेट मेरा स्पोर्ट फुटबॉल है, फुटबॉल खेलने के लिए जाता हूँ तो कुछ मेरे दोस्त फिक्स है, बस उनसे कितना राब्ता है मेरा, फुटबॉल खेल कर मुझे घर आ जाना है। अगर किसी दोस्त के साथ मुझे चाय पीने जाना है तो बस उससे ज़्यादा मेरा उनके साथ रिलेशन नहीं है। अनस, आपने आपके दोस्तों का जिक्र किया, तो अभी आप देखिए कि जो ज़्यादातर स्कूल में जो बच्चे हैं, लाइक 7th स्टैंडर्ड से ही हम देखते हैं अब तो मेजॉरिटी ऐसा है कि मोबाइल्स, गेम्स, राइट, टू मच टाइम दे आर कंज्यूम्ड विद दिस ऑल, तो वो फंस चुके हैं। उसके बारे में आप क्या देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, आपकी क्या एडवाइस है? एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मैं रील स्क्रॉल नहीं करता, मैं शॉर्ट वीडियोस नहीं देखता, मैं मोबाइल को पूरी तरह से 24 घंटे अवॉइड करता हूँ, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या वायरल हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है। पहले लोग अखबार के दीवाने थे, अभी सोशल मीडिया के दीवाने हैं। तो टॉप न्यूज़ होती है वो मुझे भी पता होती है। तो एक यंगस्टर होने के बावजूद जो कंटेंट यंगस्टर्स को पसंद आता है, मुझे सबसे ज़्यादा वो चीज़ें समझ में आती है। भले ही वो गलत हो, मुझे समझ में आता है कि वो कंटेंट रॉन्ग है, लेकिन दूसरे बच्चों को वो कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो बस एन्जॉयमेंट के लिए लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अपने दोस्त के बारे में पूछा तो मैंने ऐसा एनालाइज़ किया अपने आप में। मैंने अपने कॉलेज में देखा, अपने स्कूल्स में देखा कि बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कोई ना कोई एक दोस्त की तलाश में रहते, जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ। क्योंकि जवानी की ये उम्र ऐसी होती है कि पेरेंट्स से हमारी सोच मैच नहीं होती, पेरेंट्स के थॉट हमें कंकड़ लगने लगते हैं। जब भी वो कुछ बात करते हैं तो वो अल्फाज नहीं, वो हथौड़े की तरह कान पर बच्चों के पड़ते। लेकिन दोस्त क्या करता है, सेम बातें करता है, जो बातें हम चाहते हैं सुनना, जो बातें हम डोपामिन आपको ज़्यादा मिलता है दोस्तों के साथ लेके, वहाँ डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे अलग अलग ऐसे रील्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दिस इज़ मेड फॉर योर बेस्ट फ्रेंड, you have to find one best friend forever whom you can share your each and every feeling and emotion। ये सारी चीज़ें जो कि एक कचरा है दूसरों के दोस्ती को पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उठा के बताया जाता है, एग्जैक्टली रिपीटेडली, है ना? एग्जैक्टली जी। तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक रॉन्ग चीज़ है यंगस्टर्स के माइंड में जो डाली जा रही है। क्योंकि आई रिसेंटली मैंशनड इन माई मोटिवेशनल स्पीचेस ऑल्सो कि द रियल एंड वन एंड ओनली फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ योर क्रिएटर। सही बात है। अगर एक मर्तबा आपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाया, अल्लाह को आपने अपना पार्टनर बनाया, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सही बात। आपको किसी भी इंसान के साथ अपने इमोशंस, फीलिंग शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेशक हमसे बेहतर हमारे दिल का हाल जानने वाला है। सही बात। अब वो दोस्त, दुनिया में जो दोस्त है जिसको हमारे दिल का हाल बताना पड़ रहा है, क्या फ़ायदा उस दोस्त का, जब वो ऊपर बैठा हमारा अल्लाह दोस्त जो हमारा पार्टनर है, जो कि 70,000 मरतबा मोहब्बत की निगाहों से एक बंदे को चाह कर देखता है, जब तो उस अल्लाह से आप बातें करो, उस अल्लाह से हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, इमोशंस शेयर करनी है। लेकिन ये जो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ सर, आपके क्वेश्चन का जो रिप्लाई दे रहा हूँ, ये शायद बहुत सारे यंगस्टर्स के दिमाग में ये बात नहीं आएगी अभी, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ सर्टेन टाइम उन्हें जब रियलाइज़ होगा कि जिसे मैं अपना जिगर जान दोस्त मानता था, कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट माइन, वो हमारे लिए बना नहीं है, वो अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाएगा, या फिर वो उससे हमसे बेहतर कोई मिल जाएगा, या फिर वो हमसे ज़्यादा किसी और दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकता है। इंसान है, फितरत बदल सकती है, तब उसे रियलाइजेशन होगा। और इस दोस्ती के मामले में मैं ये भी मानता हूँ कि हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, हमें एक दोस्त चाहिए होता है ताकि हम हंस खेल सके, हंसी मजाक ज़रूर कर सके, वरना प्रोफेशनल लाइफ में इंसान सीरियस हो होकर पागल हो जाएगा। हंसाने के लिए दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, बट एक लिमिट होती है। दोस्त की अपनी लाइफ में एक अलग जगह है, बिकॉज ही हैज़ हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो एक दोस्त की हमारी लाइफ में एक अलग जगह है। ये ना समझे कि मेरा दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ है। सही बात है। ना माँ बाप से ऊपर, ना रब से ऊपर दोस्त की जगह नहीं है। क्योंकि अगर हमें हमारी लाइफ में कहीं पर हम स्टक होते हैं तो राह दिखाने के लिए हमारे माँ बाप है जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन अगर हम किसी गलत दोस्त की संगत में रहते हैं और उससे एडवाइस लेते हैं तो वो हमारे लिए बर्बादी का सबब है, वो हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्त होना भी ऐसे चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के साथ, लोगों के साथ के जो आपको आपके माँ बाप से, आपके रब से करीब करे। जो आपको दूर करता है वो आपका दोस्त नहीं है। सही बात है। जिस तरह एक मिसाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक साथी
जो जी दोस्त उनके मिले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे दोस्त, जी वो एक मिसाल है हमारे सामने दोस्ती की। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दोस्त की और एक कंपेनियन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर होती है, लेकिन वो दोस्त कैसे है वो चुनना हमारे ऊपर एब्सोल्युटली डिपेंड है। बिल्कुल। हम अक्सर जैसे आपने दोस्ती की बात की तो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, है ना? ज़िंदगी में अगर किसी का ख्वाब हो तो ख्वाब को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन इख्तियार किया जाए, और अक्सर देखिए आप स्टूडेंट्स को तो स्पेशली ये बोला जाता है कि डिसिप्लिन में रहना है। आप ऐसे कुछ डिसिप्लिन बताइए कि जो हर स्टूडेंट आसानी के साथ फॉलो कर सके और जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा राइवल है मैं कहूँगा, जो कि अक्सर अक्सर लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन का राइवल है मोटिवेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशन एक पटाखे की तरह होता है कि एक बार चिंगारी लगा दी और बॉम्ब फट गया, बस उसके बाद सिर्फ धुआं और कुछ नहीं। लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन एक रॉकेट की तरह होता है, जिसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, और एक दफ़ा जो उड़ान भर ले कोई रोक नहीं सकता फिर उसकी स्पीड। डेस्टिनी तक पहुंच जाता बिल्कुल, वो डेस्टिनी तक पहुंचता है, जहाँ तक लोगों की नज़र भी नहीं जाती वहाँ पर वो जाकर जो है दम लेता है। है। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में मैं कहूँ कि डिसिप्लिन के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कॉमन सेंस। डिसिप्लिन का मतलब एक बंदा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कब होता है कि उसे पता है कि रोज़ सुबह उठने के बाद मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना चाहिए। अगर ये जानने के बावजूद वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है, एक स्टूडेंट है, उसके बोर्ड एग्जामिनेशंस है, उसे टफेस्ट एग्जाम्स या प्रिपरेशन करनी है, सुबह उसे पता है वक्त कम है, फिर भी वो मोबाइल में लगा हुआ है। एक बंदा जो कि जॉब कर रहा है, उसे अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है, फिर भी वो बस टाइम पास किए जा रहा है, वो ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या, दे हैव लैक ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का लैक ऑफ कब होता है कि जब हमारे पास कॉमन सेंस नहीं होता। मतलब एक इंसान के अंदर कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। आई ऑफन से दैट कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन एट ऑल। इट्स अ रेयर थिंग टू फाउंड। यस, नाम तो कॉमन है लेकिन अभी लोगों के बीच पाई नहीं जाती, क्योंकि हमें जो काम करना है हम वो काम नहीं कर रहे। मतलब क्या, उस काम का मतलब क्या, आपके वजूद का मतलब क्या, आपके मिशन का मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यंगस्टर्स के बीच। किसी भी लाइफ में आप जब देखते होंगे कि जो रिटायर्ड मेजर्स होते हैं, आर्मी मेजर्स होते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद आप देखो उनकी ज़िंदगी फिर भी डिसिप्लिन्ड होती है। अगर वो जब आर्मी में अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं तब भी सुबह 4 बजे उठते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं उनको सारे काम से मुक्त हो जाते हैं, वो लोग फ्री हो जाते हैं, उनकी पेंशन जो है चालू रहती है, लेकिन फिर भी वो सुबह 4 चार बजे ही उठेंगे वो डिसिप्लिन के आदी हो जाते हैं, फिर कोई मोटिवेशन नहीं जगाता ना नहीं उनको। जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है नस, आई ऑफन बिलीव दिस। और अभी भी मैं भी ये देखना, मतलब मुझे भी ये चीज़ें महसूस होती हैं कि जहाँ हमारी पूरी कम्युनिटी या मेजॉरिटी ऑफ आवर इंडियन पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मोटिवेशन, तो एक डर ये लगता है कि मोटिवेशन के बाद क्या, कि ठीक है कि आपने एक मरतबा मोटिवेशन दे दिया, सुनने वालों ने ले लिया, देन व्हाट्स नेक्स्ट। कि बहुत सारे वी आर इन द सेम प्रोफेशन, तो एक चीज़ महसूस होती है कि बच्चे, ऐसे कई सारे लोग, मैं बच्चे नहीं कहूँगा, ग्रेजुएट्स भी हैं जो अंडर ग्रेजुएशन में भी है या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, या इवन देयर आर एम्प्लॉयज़। आप जनरल देखेंगे सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो, उनको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ का ये नहीं होता अंदाज़ा कि होगा या नहीं होगा। एक सेल्फ डाउट होता है, प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, है ना? तो इन चीज़ों के बारे में क्या लगता है कि कौन सी चीज़ से क्लैरिटी दी जा सकती है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कि किसी इंसान को जो क्लियर नहीं है, जो चाहता है कि कुछ तब्दील हो जाए, उसकी ज़िंदगी में तब्दील हो जाए, अगर उससे पूछो कि ही हैज़ अ ड्रीम, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विच हैव बिकम ऑब्स्टिकल फॉर हिम। आप इनडिसिप्लिन बोल दीजिए, लैक ऑफ मोटिवेशन बोल दीजिए, या मोटिवेशन मिलता है तो इट्स अ स्पार्क फॉर फ्यू डेज। व्हाट्स योर रेमेडी फॉर दैट? व्हाट डू यू प्रपोज कि क्या करना चाहिए ऐसा इंसान? If an individual wants to become clear in his life about his goals, कि उसे क्या अचीव करना है, मतलब होता है मोटिवेशन सुनने के बाद ऐसा होता है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर होने के बावजूद इन बातों को कह रहा हूँ कि मोटिवेशन सुनने के बाद ऐसा होता है कि मैं सब कुछ करूँगा, पर पहले क्या करूँ?
सही है, शुरू कहाँ से शुरू कहाँ रोड से मैप करूं? क्या है? आखिर क्या करना है, पहला कदम मेरा क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कदम बिल्कुल छोटा होना चाहिए। टाइनी स्टेप्स से आप लोग जो है सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। सही बात, लंबी छलांग अगर आप लगाने जाओगे तो आपकी पतलून फट जाएगी, सही बात। नहीं लगा सकते हम लंबी छलांग कभी भी। तो इसलिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, और उसमें सबसे पहला स्टेप इज आइडेंटिफाइंग योर पैशन। अपने पैशन को पहचानना है। आप देखो कि अभी के ज़माने में ऐसे कई लोग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल हो गई है, वो एक प्रोफेशन में इतने साल बीत चुके हैं उनके, उन्होंने गुजार चुके हैं ज़िंदगी, बट इतने साल बीतने के बाद वो लोग सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा था बट मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं ये काम ज़बरदस्ती मजबूरी में कर रहा था। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको जो पसंद है वो करो, या जो कर रहे हो उसे पसंद करो। तो हमारे पास क्लैरिफिकेशन तभी आएगा जब हम हमारे पैशन को आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसे ही जल्द से जल्द एज में हम कर सके अपनी लाइफ के उतना बेटर। अर्लियर स्टेज में कर सके उतना बेटर है। आखिर पैशन होता क्या है, लोग पूछते हैं ना पैशन क्या है। देखिए, पैशन वो नहीं होता जो आपको करना अच्छा लगता है। एक यंगस्टर को मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है, उसको मोबाइल में मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो क्या वो उसका पैशन हुआ? बिल्कुल नहीं। पैशन का मतलब वो होता है कि आप एक ऐसे फील्ड को चुनते हैं जिसमें सीखते हुए और सिखाते हुए आप कभी भी नहीं थकते। ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी, लेकिन आप कभी थकेंगे नहीं, आप कभी हार नहीं मानेंगे। दिन रात एक करके आप उस एक फील्ड में सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, खुद भी लर्न करेंगे और एक्सपर्ट बनेंगे, और दूसरों को उस चीज़ के बारे में कंट्रीब्यूट करेंगे, सिखाएंगे। दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ पैशन। सो द फर्स्ट मिनी स्टेप ऑफ बीइंग क्लैरिफाइड इन आवर लाइफ, then individual firstly should find his own passion. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जितने भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रहे हैं, एक देयर कुड बी अ सेंटर, राइट, एक सेंटर पॉइंट होगा ट्रेनिंग का आपके, कि एक ऐसा मैसेज जो कंसिस्टेंटली आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने ऑडियंसेस को डिलीवर करना चाहते हैं और करते रहते हैं। व्हाट इज़ दैट? The central message जी, one central consistent message, one biggest message that you to all the always individuals or like to the youngsters especially. to everyone who hears you, जो भी आप, वो मैसेज जो आप हर अपने ट्रेनिंग सेशन में you want it to be delivered, आप चाहते हो कि ये बात पहुंचे, वो कौन सी बात है? Major thing, major message of me is that जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेरे काम में झलकता है, जिस उम्र में मैं ये काम कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा लोगों को हटके बनाता है। ये मैं समझता हूँ मेरा जो काम है, ये इससे पहले भी बहुत लोगों ने किया और बहुत लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत लोग फ्यूचर में करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई एज जो मैं कर रहा हूँ, देन द मैसेज विच आई डिलीवर टू ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो, पैदा हुआ ये बच्चा क्यों ना हो, और चाहे वो बिल्कुल अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे भी क्यों ना हो, दैट इज़ एज इज़ जस्ट अ नंबर। द एज शुड नॉट बी द बैरियर इन योर जर्नी। एज एक मुश्किल खड़ी नहीं करनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान अपनी उम्र से नहीं बड़ा होता, अपनी सोच से बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, किसी भी एज में आप सिखा सकते हैं। बिल्कुल भी एज मैटर नहीं करती आप लोगों के सामने। इसलिए मैं जब भी लोगों के सामने बात करने आता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने पहले कहा कि अनस तो अभी छोटा है, इसके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा एक सेंटेंस है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र बस एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा आपको कभी भी अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को हासिल करने से नहीं रोक सकता। एट एनी एज ऑफ योर लाइफ यू कैन डू वंडर्स। ये एक मैसेज है। अनस, ये आपकी जो जर्नी रही है, इट्स अ टफ थिंग, राइट, टू बी इन दिस प्लेस एट सच अ यंग एज। तो इस जर्नी में जो ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, जो परेशानियां रही हैं, तो ये कैसे आपने ओवरकम की, और किसने आपकी गाइडेंस की? हु हेल्प्ड यू? एब्सोल्युटली। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप किसी जर्नी में चलो और आपको रास्ते में पत्थर ना मिले, कंकड़ ना मिले। एब्सोल्युटली कि डिफ़िकल्टीज़ आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट फेसिंग देम इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। अमेजिंग। व्हाट वाज दैट? वंस अगेन। इन द बिगिनिंग इफ़ आई से, जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स मैंने झेली, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स जब आती है, डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में, तो वो हमें टेस्ट करने के लिए आती है। दैट आर यू मेड रियल फॉर द सक्सेस? क्या आप सही में सक्सेस को झेलने के लिए तैयार हो? क्योंकि लोग कामयाबी को झेलना चाहते हैं, पर वो अपनी नाकामयाबी को ही नहीं झेल पाते। वो अपने फेलियर को, अपने डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाते, तो वो कैसे कामयाबी को संभालेंगे? मैंने जब जर्नी शुरू की तो वीडियो मेकिंग के ज़रिए मैंने स्टार्ट किया। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो ऐसा नहीं था कि वीडियो मेकिंग के ज़रिए अभी लोग जो है कहते हैं कि
अनस के इतने सारे फॉलोअर्स है, अनस के इतने सारे वीडियोस वायरल जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि अभी तक जिस भी पोजीशन पे हम हैं सोशल मीडिया की लाइफ में, तो ना अभी तक हमारा कोई ऐसा प्रोफेशनल बड़ा सेटअप है। मैंने अपने घर में एक प्लेन दीवार जो थी मेरे घर की, वहाँ से मैंने शुरू किया था। पंखा बंद करके मैं वीडियोस बनाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में माइक नहीं था, जो कि बोया माइक होता है एक, जो कि मेरे साउंड जो है वॉइस को कैंसिल करता है। उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं था हमें। तो मैं फ़ैन ऑफ करके जो है घंटों घंटों वीडियोस बनाया करता था, तब जाके 5-10 मिनट कोई कंटेंट रेडी होता। स्टार्टिंग में मेरी अम्मी ने बड़ी हेल्प की। उन्होंने जो है कंटेंट स्टोरीज़ वगैरह जो है खुद लिख लिख कर किताबें भर भर के मुझे देते थे, ताकि मैं उन्हें पढ़ूँ, उनके बारे में जो है फिर मैं बोल सकूँ कैमरे के आगे। वो एक स्टेबिलिटी फिर मेरे अंदर आई। पसीना आता था पूरा, रात को 1-1 2-2 बजे मैं वीडियो शूट किया करता था, क्योंकि लॉकडाउन के समय भी था। और फिर कभी अगर मैं दिन में शूट करता तो फ़ैन बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही जो है आवाज़ें कैच होती। कभी किसी के घर की कुकर की सीटी बज रही है, कभी किसी का बच्चा रो रहा है, कभी कोई फ़कीर आ रहा है, कभी कोई भंगार वाला आ रहा है, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं रात में 1 बजे 2 बजे जब बिल्कुल सन्नाटा हो, तब वीडियो शूट किया करता था। पसीना आता था पूरा। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि मेरे अम्मी जिस तरह गाइड करते थे, मैं उसके पीछे चलता गया। और वो मेहनत जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, तो ऐसा टाइम आया कि सोशल मीडिया की लाइफ में भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इनकरेज किया, डिमोटिवेट भी करने वाले थे। इवन मेरी जर्नी का फर्स्ट जो कमेंट आया, मैं आपको बताऊँ कि इतना सा तो छोटा बच्चा है, अभी क्या ज़रूरत है यूट्यूब वगैरह की, पहले इसे पढ़ाई लिखाई करवाओ। ये नेगेटिव कमेंट अपने एक वीडियो मैंने अपलोड किया, 5 मिनट के बाद पहला कमेंट मेरी वीडियो पे ही आया। मैंने सोचा कि मैं डिलीट कर दूंगा ये चैनल, क्योंकि बड़े घंटों तक वीडियो एडिट करना, बड़े घंटों तक बोलना, लिखना कंटेंट को, तो उसके बाद भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा हताश हो गया, निराश हो गया। लेकिन उस वक्त मेरे अम्मी अब्बू ने मोटिवेट किया, और कुछ देर बाद लोगों ने भी जो है अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए। और ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जिन लोगों ने मुझे कहा कि अनस, तुम्हें जो भी चीज़ करने की ज़रूरत हुई आप हमें बताओ। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे अम्मी जो है घंटों घंटों वीडियोस मेरी जो है शूट करते थे, तो अपने हाथ में पकड़ के जो है वो वीडियो शूट करते थे ऐसे। और स्टेबिलिटी अम्मी के हाथों में, अम्मी की फ़िक्र मैं आपको बताऊँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन अम्मी जो है घंटों तक वीडियो ऐसे अपने हाथ में पकड़ती थी। तो एक सर थे मेरे, पुरुषोत्तम अंबर्डे सर, उन्होंने जो है फिर एक रिंग लाइट मुझे गिफ्ट की। और वो कम से कम 3-3.5 साल हो गए होंगे उस रिंग लाइट को, अभी भी मैं वही रिंग लाइट को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं नया ले नहीं सकता, नया खरीद नहीं सकता, खरीद सकता हूँ, लेकिन वो एक मेमोरी है मेरे लिए, वो गिफ्ट है मेरे लिए, वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए, कि मेरे अम्मी की और मेरी मेहनत को देखते हुए किसी ने एक ऐसा सपोर्ट किया है। तो वो रिंग लाइट अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनस आपको प्रोफेशनल सेटअप करना चाहिए, आपको आईफ़ोन की ज़रूरत है। कई सारे लोग सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करने से पहले भी सोचते हैं कि हमारा पहले बड़ा सेटअप होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। जो करने वाला इंसान होता है वो कहीं पर भी करता है, वो किसी भी चीज़ जो भी उसके पास होता है उन चीज़ों को इस्तेमाल करके करता है। तो मुसीबतें आई, कई सारे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बाद जब सिला मिलता है, जब उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है, तो फिर हम सारी परेशानियों को, डिफ़िकल्टीज़ को भूल जाते हैं फिर। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। तो अब वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि भाई छोटी उम्र में है ना चीज़ें नहीं होंगी, या छोटे बच्चों को क्यों आप आगे ये कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या ख्याल है आपका कि क्या एक वन लाइनर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि छोटे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, छोटे बच्चे मतलब मैंने आपको पहले कहा, जैसे कि एज इज़ नॉट अ फैक्टर व्हिच कैन स्टॉप एनी पर्सन टू ग्रो इन हिज़ लाइफ। तो छोटे बच्चों में आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। स्मॉल जो चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनकी ग्रूमिंग इस तरह से होनी चाहिए, उनकी पेरेंटिंग उस तरह से होनी चाहिए। बिकॉज़ नाउअडेज़ इफ यू सी दैट इन आवर सोसाइटी देयर इज़ वन मेजर मिस्टेक which parents are doing, Okay. that they are just sending their children to the school and they are dependent on the sir, they are dependent on the टीचर्स पे teachers. डिपेंडेंट है। वो अपने आप को खुद अपने बच्चों से दूर कर रहे हैं। वो लोग टीचर के भरोसे है, वो उस्ताद के भरोसे है, वो मौलाना के भरोसे है, वो लोगों के भरोसे के हमने स्कूल में डाल दिया है, कभी हमने उनको काबिल बना मदरसा- देंगे। हम फीस तो भर रहे हैं ना हमारी टाइम पे, तो आप बच्चे को देखिए। लेकिन बच्चा स्कूल में आखिर कितनी देर रहता है, कॉलेज में कितनी देर रहता है? 6 घंटे, 5 घंटे। ज़्यादातर वक्त कहाँ बिताता है वो? घर पर। अपने घर में बिताता है, अपने माँ बाप के बीच में बिताता है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि छोटेपन में आप देखो कि किसी भी घर में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्विंग स्किल छोटे बच्चों की होती है। राइट। अगर आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कि अपने घर में मेहमान आए हुए हैं, राइट। लेकिन फिर भी इफ़ ही इज़ नॉट well behaving in front of you, and those parents are thinking that he is just a child and he is just being naughty, he is just being funny,
देन इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ अप्रिशिएटिंग। ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। राइट, छोटे बच्चों की हरकतों से माँ बाप की सोच पता चलती है घर में, सही बात। ऑब्जर्विंग स्किल होती है। दिस इज द कि क्या तरबियत दी जा रही है। एब्सोल्युटली। अनस, आपका विजन क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट थिंग, लाइक आपका सपना क्या है, विजन क्या है आपका? इफ आई टॉक अबाउट माई विजन, जो मैं देखता हूँ आने वाले फ्यूचर में, जो मेरा विजन होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहूँगा, द विजन इज़ कि अब देखो कि हमारे देश के, हमारे कंट्री के जितने भी यूथ है, जितने भी यंगस्टर्स है, उनके पास एक गज़ब की पावर है, उनके माइंड में एक गज़ब की कैपेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं हम उस कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पा रहे। कभी पेरेंट्स की मिस्टेक्स की वजह से, कभी स्कूल्स के कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कभी हम खुद हमारे सराउंडिंग सोसाइटी की वजह से हम उन यंगस्टर्स की उस कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे मेजर बॉन्डिंग होना चाहिए स्टूडेंट्स, बच्चे, पेरेंट्स और उनके टीचर्स के बीच में। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जब उन तीनों के बीच में जब बनेगी, तब फिर हमारा फ्यूचर आगे बढ़ेगा, तब फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए, एक इंसान के हाथ में अगर करोड़ों रुपए की अगर कोई तिजोरी है, उसकी चाबी अगर उसके हाथ में दी जाए तो उसे प्राउड फील होता है कि मेरे हाथ में किस चीज़ की चाबी है, करोड़ों अरबों रुपए, एक बड़ी महंगी और एक कीमती चीज़ की चाबी है मेरे हाथ में, तो उसे उसके हाथ में जो चीज़ है उसके लिए उसे प्राउड फील होता है। बट थिंक अबाउट द यंगस्टर्स, हमारे हाथ में क्या है, नौजवानों के हाथ में क्या है? पूरा का पूरा मुस्तकबिल है हमारे हाथ में, पूरा पूरा हमारा मुस्तकबिल, हमारे देश का मुस्तकबिल, हमारे मज़हब का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, यंगस्टर्स के हाथ में। ये रियलाइजेशन कब होगा? जब टीचर्स, इदारे, स्कूल्स और पेरेंट्स एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बॉन्ड बिल्ड करेंगे अपने आप के अंदर, दूर करना नहीं बल्कि अपने आप को करीब करेंगे, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तब जाके ये बिल्ड होगा। क्योंकि एक देश बदलने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एक बंदे की सोच बदलना। क्योंकि एक सोच बदलती है तब जाके जनरेशन्स बदलती है। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो फिर आपके घर वालों की सोच बदलेगी, आपके घर वालों की सोच बदलेगी, फिर इंशाल्लाह आपके आसपास रहने वालों की, आपके मोहल्ले वालों की बदलेगी, फिर सोसाइटी की जब बदलेगी तो एक शहर की सोच बदलेगी, शहर की जब एक गांव की सोच बदलेगी तब पूरे देश की, फिर इंशाल्लाह पूरे दुनिया की सोच बदलेगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक इंसान की सोच का बदलना। वो रियलाइजेशन हमें होना चाहिए। एंड इंशाल्लाह मेरा विजन भी ये है कि मैं ऐसे यंगस्टर्स को हेल्प करूँ अपने स्किल्स के थ्रू, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के थ्रू, कि उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने के काबिल है। कोई भी इंसान बेफिजूल अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नहीं भेजा है। ईच एंड एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट टैलेंट एंड दे शुड रिकॉग्नाइज इट। सो देन आप देखना कि इंशाल्लाह हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बनकर चमकेगा इंशाल्लाह पूरे दिन। शायबा, और अगर मैं आपसे एक लास्ट मैसेज पूछूं, व्हाट वुड बी द प्राइम मैसेज यू वुड लाइक टू डिलीवर टू ऑल ऑफ इंडियंस? कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, व्हाट इट वुड बी? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हिंदुस्तान में अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली लोगों की जो बात करूँ, क्योंकि वो रेशो जो है सबसे ज़्यादा है, मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर होता है कि लोगों की सोच एक जैसी होती है, एक थिंकिंग जो है, वे ऑफ थिंकिंग उनका सेम होता है, कॉमन देखने मिलता है हमें। तो हमारी क्या आदत होती है कि ना हम हमारी लाइफ में कुछ करने का विजन रखते हैं, और अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है तो हम उसकी भी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ की वजह से ना हम आगे बढ़ पाते हैं, ना कोई बंदा आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ने देते हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको अप्रिशिएटिव बनना है, आपको हौसला अफजाई करने वाला बनना है, आपको अपनी ज़बान में वो मिठास रखनी है कि आप किसी दूसरे को कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते देखो तो अप्रिशिएट कर सको। और अगर आपके पास एक स्किल आती है, आपके पास देखो कामयाबी, सक्सेस, अगर इंसान को किसी ना किसी लाइफ में तो मिलना ही। आप देखोगे कि 8 साल के 9 साल के बच्चे, अगर उनके पेरेंट्स करोड़पति है तो समझो उनकी लाइफ में तो उन्हें फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कोई बंदा 80 साल का हो जाता है, वहाँ पर उसे कामयाबी मिलती है। मतलब कामयाबी मिलना आपको तय है अपनी लाइफ में। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उस कामयाबी को मिलने के बाद आप क्या काम करते हो अपनी लाइफ में, वो कामयाबी के मिलने के बाद अपनी लाइफ में उसके किस तरह से इस्तेमाल करते हो, यूटिलाइज कैसे करते हो। आपको बांटना शुरू करना है, कंट्रीब्यूट करना शुरू करना है सोसाइटी में, लोगों में। अगर आपको अल्लाह ने पैसों से नवाजा है तो पैसों से लोगों की मदद करो। अगर अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है तो इल्म से आप इल्म बांटते हुए लोगों की मदद करो। क्योंकि अगर आपको A to Z भी नहीं आता, मानता हूँ, लेकिन अगर आपको A to D आता है, A to F आता है,
तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ए भी नहीं आता, बी भी नहीं आता। आपको उन लोगों को सिखाना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है, अपने नॉलेज को शेयर करना है, तब जाके फिर देखना कि हम हमारे आसपास एक रेवोल्यूशन देख पाएंगे फिर इंशाल्लाह। Like each person should contribute in the lives of others. एब्सोल्युटली। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर अनस, इट वाज वंडरफुल हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ यू। हम दुआ करते हैं कि आप और तरक्की और कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। कुछ कमेंट्स या कुछ बात आपके वालिदा से ज़रूर करना चाहेंगे, इफ़ यू प्लीज़ अलाउड। बेशक, मैं तो चाहूँगा कि अम्मी के ख्यालात लोगों के सामने ज़ाहिर हो। जी इफ़ शी अलाउज देन डेफिनेटली जी, शी वुड शेयर हर थॉट्स। तो हम वालिदा को बुलाते हैं, प्लीज़ आप आइए 2 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अनस की वालिदा, जी बहुत बेहतरीन जो है आपने तरबियत की है अपने बेटे की, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करने की एक ज़रूरत ये भी थी कि आपके ज़रिए से भी मैसेज जाए उन तमाम माओं के लिए जो अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहती हैं, तो हमारी ऑडियंस ये जान पाए कि कैसे आपने उनकी तरबियत की और इनिशियली कैसे कैसे चैलेंजेस से आपने उनको निकाला। थोड़ा सा आप ज़रूर बताइए कि आप क्या करती हैं, क्या आपका प्रोफेशन है और ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मौका मिला जी। और आपसे मिलने का, और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली हम लोग पुणे से हैं और आलिमा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा, माशा और हमारा अंजुमन राबिया तालीमुल कुरान नाम से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमी है हमारी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 200-250 बच्चे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और साथ में कुरान शरीफ की तालीम के साथ साथ हम लोग जो है दीनी तालीम और साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के भी हम लोग बच्चों के साथ में वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग मोहम्मद अनस को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको भी, हमारे बच्चों को भी ऐसा बनना है। अच्छा, तो हमने सोचा कि सिर्फ एक मोहम्मद अनस नहीं होने चाहिए, ऐसे हज़ारों मोहम्मद अनस होने चाहिए माशाअल्लाह। जो कॉन्फिडेंस हो और हमारी कौम के बच्चे अपनी बात अच्छे से रख सके, उसके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। तो हमने वो भी साथ में शुरू किया है, वो भी करते हैं। क्योंकि मोहम्मद अनस की जर्नी जो शुरू हुई वो ऐसे ही छोटे छोटे बयानात देखते थे, वो मोबाइल के अंदर मौलाना के बयानात देखते थे 2-3 मिनट के, और सेम टू सेम वैसे ही बोलते थे। फिर पार्टिसिपेट करते थे मदरसों में, मकतब में वगैरह में, वहाँ पर तो उनसे उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। और उनको खुद को बहुत शौक़ था कि जब वो स्टेज पे खड़े होते थे, बात करते थे, बोलते थे, तो लोग जब तालियां बजाते अप्रिशिएट करते थे तो उनको लगता कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो मुझे और करना चाहिए ये सारी चीज़ें। पहले खुद से उनको उसमें शौक़ था, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमने कोई चीज़ उनको कराई है। तो फिर जब सोशल मीडिया पैंडेमिक के टाइम पे फिर हमने सोचा कि ये चीज़ जो है, अच्छी चीज़ शेयर करना जो है कि हम एक ज़रिया है सोशल मीडिया, तो अच्छी बातें शेयर करना हमने शायरी वगैरह से स्टार्ट की। और फिर ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होना शुरू हुआ, वीडियोस वगैरह बनाने से। अच्छा, जी तो आपका मैसेज उन तमाम पेरेंट्स के लिए, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो एक सिस्टम होता है ना हमारे फैमिलीज़ में कि देखिए फादर इज़ अ ब्रेड विनर, वो कमाई के पीछे भाग रहा है, तो माँ के ज़िम्मे ये बोला जाता है कि माँ पहला मदरसा है बच्चे का। जी तो आपका क्या मैसेज होगा उन तमाम के लिए जिनके लिए पहला मदरसा जो है उनकी औलाद को ट्रेन करना है। जी। तो आपने जैसे कहा कि पहला मदरसा माँ है, तो हमारी माएँ ये भूल ही गई हैं कि वो खुद ही एक टीचर है, अपने बच्चों के लिए उस्ताद है। तो मैं यही याद दिलाना चाहती हूँ कि माँ एक मदरसा है, मतलब कि पहले आपको ही उनको सिखाना है। आप ना स्कूल के भरोसे बैठे, ना टीचर्स के भरोसे, कि किसी को लगता है कि स्कूल वाले ही आगे लेकर जाएंगे या तो मदरसे वाले आगे लेके जाएंगे, कोई एकेडमी वाले लेके जाएंगे। लेकिन आपको जितना है, मैं ऐसा नहीं समझती कि हर माँ एजुकेटेड हो सकती है। कुछ भी अगर वो एजुकेटेड नहीं भी है, लेकिन उनको जो है, जो भी बच्चा कर रहा है उस पर प्रॉपर फोकस देना है कि बेटा आपको ये कर रहे हैं, आपने कितना किया, कितना बाकी है, ये करो वो करो। ऐसा नहीं कि चलो स्कूल का टाइम होगा चलो जाओ, मदरसे का टाइम होगा चलो जाओ। नहीं, मैं खुद उनके पीछे कभी भी मोहम्मद अनस जो है एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाए, और पढ़ाई के लिए कभी उन्होंने डांट नहीं खाई, मार नहीं खाई, बिल्कुल नहीं। लेकिन वीडियोस बनाते टाइम पे और जो बयानात के टाइम पे, उस टाइम मैं उनको करती थी कि नहीं बेटा ये आपको ज़रूर करना है, इसमें आपको कोताही नहीं करनी है। कि कभी वो भी बच्चे थे, उनका भी मूड होता है कभी बच्चों का कि वो नहीं करे, लेकिन उन्होंने
कभी कभी डांट खाई इसलिए कि आप वीडियोस बनाओ, आप बोलो, कभी मूड होता है, नहीं होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर माँ को दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त देती हूँ मेरे दोनों भी बच्चों को, इन और एक बड़े बेटे हैं, और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, अगर उनके अब्बू काम में बिज़ी है तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि अभी कौन लेके जाएगा। मैं खुद उनके साथ में हैदराबाद गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, हम दोनों ट्रेनिंग्स के लिए, उनको ट्रेनिंग्स हासिल करने के लिए कि कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छे मेंटर मिल जाए। तो ये कोशिश हर एक माँ को करनी चाहिए, अब्बू को करनी चाहिए। ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि मैं कैसे करूँ, अकेली कैसे होगा। तो इंशाल्लाह माँ ही है ऐसी, मतलब कि आप देख सकते हैं आज के ज़माने में कि हम सोचते हैं मर्द मुजाहिद पैदा होना बहुत ज़रूरी है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सही इस्तेमाल किस तरह से हम करें, हम हमारे अंदर जो भी स्किल है, जो भी कर सकते हैं। तो माँओं को ख़ास करके मेरा ऐसा है कि बच्चों पर खुद आप ध्यान दो और खुद उनको जो है तालीम, मतलब सिखाने पे थोड़ा सा फोकस करें वो। अच्छी बात है। तो एक फाइनल मैसेज आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए क्या रहेगा? कि मैं समझती हूँ कि जैसे बच्चों का शेड्यूल होता है, स्कूल कब जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्यूशन का, वैसे ही माँओं को भी उनके साथ अपना रूटीन बनाना है कि अभी स्कूल से आए हैं तो स्कूल की क्या पढ़ाई है, मदरसे से आ रहे हैं, मदरसे की क्या पढ़ाई है, बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा क्या टैलेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो माँओं को भी बच्चों के साथ में ही अपना एक शेड्यूल बनाना है। अगर हम फालतू चीज़ें देखते बैठेंगे मोबाइल के अंदर तो वो भी वैसे कि चलो अम्मी भी देख रही तो मैं भी देख रहा हूँ, अब्बू भी देख रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ। हम बच्चों को बोलते हैं कि आप मत लो मोबाइल, फिर वो हमको बोलते हैं कि आप देख रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं देखें। तो अगर दिखाना है, उनको बताना है, तो ऐसी चीज़ें बताओ कि जब ये कर सकते हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको बच्चे को, मैं हमेशा मोहम्मद अनस को ऐसा था कि वो बोलते थे कि मुझे स्टार बनना है, फेमस बनना है, तो मैं उनको बोलती थी बेटा कभी भी स्टार्स नहीं बनना है, क्योंकि स्टार एक बार चमकते हैं फिर अंधेरे में चमकते, उजाले में ये हो जाते हैं, लेकिन आपको हीरो बनना है ना। आपको जैसे नेशंस के हमारे हीरो थे, जो भी हमारे इस्लाम के हीरो थे, तो लीडर्स हैं, आपको लीडर बनना है। तो मैं इनको दिखाती थी कि लीडर्स कैसे होते हैं। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको इनके जैसा बोलना पड़ेगा, इनके जैसा आपको बिहेवियर, इनके जैसा आपको कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर आपको बादशाहों जैसी ज़िंदगी देखनी है, सुल्तान बनना है, तो आपको पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाकर। तो मैंने उनको बताए ख्वाब। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद अनस कभी भी मेरी कोई भी बात को डिनाई नहीं किए कि नहीं अम्मी अभी मुझे नहीं करना है। अगर वो उनकी मर्ज़ी नहीं थी कभी कभार, फिर भी उन्होंने किया। और अभी वो मुझे बोलते हैं कि अम्मी वो मैंने अगर उस वक्त डिनाई किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने उस बात को किया, आपने जो बोला कि चलो ये करना है, वो बोलना है। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हर एक माँओं को कि वही चीज़ें दिखाओ बच्चों को जो कि उनको फ़ायदा पहुँचने वाली है। उनका हर एक बच्चे का अलग अलग टैलेंट होता है, हर एक बच्चे का। ऐसे नहीं कि आप ऐसा मत सोचो कि हमारा बच्चा भी मोहम्मद अनस जैसे बने। आपका बच्चा खुद एक अपना एक नाम कमाए, हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, एक अपना एक अच्छा जो है वो मकाम बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे कि आपकी औलाद दोनों जहाँ में कामयाब हो और बेहतरीन सक्सेस मिले और आपके ज़रिए से लोगों का, देश का खैर भी हो। और ऑडियंस के लिए मैसेज कि देखिए बेहतरीन मिसाल है एक माँ की और एक बेटे की, कि माँ ने ख्वाब देखा, ख्वाब को बच्चे के अंदर कैसे डालना है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ मेहनत की और कुर्बानियाँ भी दी, और साथ में हर सफ़र पर उसका हाथ भी पकड़ा और चीज़ें सिखाई। ख्वाब दिखाने के बाद बच्चे में यकीन पैदा किया कि वो कर सकता है, और बच्चा इतनी कम एज से उसको जोड़ दिया उसके रब के साथ में, किताब के साथ में, चीज़ों के साथ में, और अब वो बच्चा हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ऐसे ही अपने ज़िंदगियों को, हमारे अतराफ़ की चीज़ों को, हमारी सोसाइटी और हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए जिन चीज़ों को, जिन स्टोरीज़ को उभार कर आपके सामने पेश करना है, हम दी HRS शो के ज़रिए से वही नाक़िस कोशिश कर रहे हैं। आप इस शो के साथ बने रहिए और अपनी अपनी ज़िंदगी में ये माँ और ये बच्चे, इसकी एग्ज़ाम्पल को हम सबको सेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।